विजनरी लीडर हैं, इंजीनियर हैं और उन्होंने कितनी सारी नौकरियां लगाई। आप शिक्षा विभाग की देखिए कि कितनी सारी नौकरियां लगाई और मौजूदा सरकार ने उन विद्यालयों को बंद करने के लिए हर संभव प्रयास कर दिए। तो विजन का फर्क है। अध्यक्ष जी के टाइम में जब वो मुख्यमंत्री थे तो आप देखिए प्रदेश में 100 नंबर चली, उसको चेंज करके 112 कर दिया। विजन वो विदेश से लेके आए, वो हिंदुस्तानी विजन नहीं था, वो विदेश से लेके आए। चूंकि वो देश विदेश जाते आते हैं, वहां पे उन्होंने देखा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रचित जी, आप स्टूडियो आए। तो अभी देख रहे थे जिस तरह से राजनीति पे चर्चा हुई, तमाम विषयों पे चर्चा हुई, किस तरह से जो हमारा समाज है, महंगाई है या राजनीति का जो दौर है, इस चीजों पर तमाम विचार हुए। बड़ा सटीक रचित जी ने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार रचित जी। नमस्कार। नमस्कार। पढ़ाई वगैरह खत्म करके आया तो मैंने सोचा कुर्ता पैजामा पहन लूं, लाल टोपी लगा लूं और राजनीति में आ गया। आपकी पहचान बसपा में थी, दलितों के बहुत अच्छे वोट भी आपको मिले थे, फिर आपने बसपा क्यों छोड़ा? मैंने पहले दलितों के वोट मुझे आज भी मिलेंगे, मुझे वो पार्टी की वजह से वोट नहीं मिले। वो वोट तो मेरा जो उनसे पहले दलितों के वोट मुझे आज भी मिलेंगे, मुझे वो पार्टी की वजह से वोट नहीं मिले। वो वोट तो मेरा जो उनसे अपना रिश्ता था, आंतरिक रिश्ता है, उसकी वजह से मिले। और बसपा जो है वो अपने मेन मोटिव से हट गई है। वो दलितों को उस तरीके से, जिस तरीके से उनको दलितों को मदद करनी चाहिए वो नहीं कर रही है, अपने प्लेटफॉर्म से हटी हुई है। और वो सारा दलित वोट जितना मुझे मिला है। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय भारत। और विजय भारत में आज जिस पहले की तरह जिस शख्सियत से हम मिलवाते चले आ रहे हैं, आज भी हमारे साथ रचित गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे भी राजनीति पे चर्चा करेंगे, तमाम राजनीति के विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो बहुत स्वागत है रचित जी विजय भारत में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज हमारे सवाल हैं कुछ आपसे, आपने राजनीति चुनी है, तो राजनीति में आप आए और लंबे समय से आप हैं, आपने 117 विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। तो क्या लगता है आपका राजनीतिक जो सफर है, उस सफर की शुरुआत कब से हुई? 2017 में कुछ मैंने विचार किया कि व्यापारिक क्षेत्र तो मैं कर ही रहा हूँ, व्यापार में कर रहा हूँ, मुझे समाज सेवा भी करनी चाहिए। तो उसमें सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि राजनीति में आके ही समाज सेवा की जा सकती है। किसी गरीब का, दलित का, शोषित का, वांछित का, सबकी सेवा की जा सकती है। तो मैंने राजनीति का ही प्लेटफॉर्म चुना और मैं राजनीति में आ गया। आप उद्योगपति थे, तो आपने राजनीति चुनने का उद्देश्य क्या था? देखिए, व्यापार और राजनीति दोनों हैं तो अलग अलग चीज। उद्योगपति नहीं हूँ, व्यापारी हूँ। उद्योगपति तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, व्यापारी हूँ मैं। राजनीति से, मैंने पिछले प्रश्न पे भी आपसे ये कहा, राजनीति से अच्छा प्लेटफॉर्म है ही नहीं किसी को सेवा के लिए। सेवा, अगर आपको समाज की सेवा करनी है तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा और लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपको बिल्कुल एक तरीके से जाकर ग्राउंड लेवल पे समाज सेवा करनी है तो राजनीति से जुड़ना पड़ेगा। आज आपका कद समाजवादी पार्टी में बहुत उच्च लेवल के नेताओं के साथ है, आपने बसपा क्यों छोड़ी और समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला क्यों लिया? सबसे बड़ा कारण यह था कि मेरी जो विचारधारा थी शुरू से समाजवादी थी और किन्हीं कारणों से मैं बसपा में चला गया, लेकिन विचारधारा समाजवादी थी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी हम सब युवाओं के एक आइडियल नेता हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बाहर से आए हैं और उनके पास विजन है, विजनरी लीडर हैं। तो उनके साथ युवाओं का जुड़ना, और विशेषकर मैंने ये देखा कि
अध्यक्ष जी के पास इतना बड़ा विजन है कि उस विजन का लीडर आज हिंदुस्तान में है ही नहीं। तो समाजवादी ही चुनना एक, और समाज सेवा करने के लिए शायद समाजवादी ही एक अच्छा और सच्चा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, आपका जो परिवार है पुराने समय से राजनीति में जुड़ा है, तो इस पर क्या विचार है? कब से आपके परिवार में राजनीति? मेरे परदादा जी आदरणीय स्वर्गीय लाला चिरौंजी लाल जी प्रथम अध्यक्ष टाउन एरिया रहे। उसके बाद मेरे दादाजी कई साल तक दातागंज टाउन एरिया के नगर अध्यक्ष रहे, और बीच में एक थोड़ा सा गैप हुआ, लेकिन उसके बाद जब मैं बाहर से अपनी पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके आया तो मैंने सोचा कुर्ता पैजामा पहन लूँ, लाल टोपी लगा लूँ और राजनीति में आ गया। आपकी पहचान बसपा में थी, दलितों के बहुत अच्छे वोट भी आपको मिले थे, फिर आपने बसपा क्यों चुना? मैंने पहले दलितों के वोट मुझे आज भी मिलेंगे, मुझे वो पार्टी की वजह से वोट नहीं मिले। वो वोट तो मेरा जो उनसे अपना रिश्ता था, आंतरिक रिश्ता है, उसकी वजह से मिले। और बसपा जो है वो अपने मेन मोटिव से हट गई है। वो दलितों को उस तरीके से, जिस तरीके से उनको दलितों को मदद करनी चाहिए वो नहीं कर रही है, अपने प्लेटफॉर्म से हटी हुई है। और वो सारा दलित वोट जितना मुझे मिला है, आप विश्वास करिएगा 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को पड़ेगा। मैं लड़ूं चुनाव या ना लड़ूं, लेकिन वो वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। ये मैं दातागंज विधानसभा में और जिले की बात करता हूँ, बताएंगे। अच्छा, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो दोनों लोगों के शासनकाल को आप कैसे देखते? आप देखिए कितना बड़ा अंतर है दोनों लोगों के शासनकाल में। अध्यक्ष जी एक पढ़े लिखे लीडर हैं, विजनरी लीडर हैं, इंजीनियर हैं, और उन्होंने कितनी सारी नौकरियां लगाई। आप शिक्षा विभाग की देखिए कि कितनी सारी नौकरियां लगाई, और मौजूदा सरकार ने उन विद्यालयों को बंद करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। तो विजन का फर्क है। अध्यक्ष जी के टाइम में जब वो मुख्यमंत्री थे तो आप देखिए प्रदेश में 100 नंबर चली, उसको चेंज करके 112 कर दिया। विजन वो विदेश से लेके आए, वो हिंदुस्तानी विजन नहीं था, वो विदेश से लेके आए। क्योंकि वो देश विदेश जाते आते हैं, वहाँ पे उन्होंने देखा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और वहाँ का विजन हिंदुस्तान में उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिट कर दिया। तो आप देखिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है पढ़े लिखे होने का और इलिटरेट होने का। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अध्यक्ष जी में और मौजूदा सरकार। एक सवाल और रचित जी, जैसे हम पहले भी राजनेताओं से करते हैं कि जिस तरह से पहले की राजनीति थी और आज की राजनीति में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर जो मैंने देखा है वो ये है, पहले इतनी बदले की राजनीति नहीं थी, और आज के टाइम में राजनीति बहुत बदले से हो रही है। बहुत देश, मतलब आपस में अगर किसी को किसी से कोई कंट्रोवर्सी है तो वो फिर उसको किसी भी हद तक जाके राजनीतिक तौर का, अपना राजनीतिक रसूख का फायदा उठा के वो किसी भी हद तक गिरा सकता है। क्या लगता है आज का दौर जो राजनीति जातिवाद हिंदू मुस्लिम करने का रह गया है? अगर जो सत्ता पक्ष है बीजेपी, यानी अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो किसी भी प्रकार से वोट ही नहीं पाएगी। वो तो ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि जातिवाद पे इलेक्शन हो गया है। अगर वो जातिवाद से हट जाए तो बीजेपी कभी नहीं जीतेगी, और सत्ता में तो दूर की कौड़ी हो जाएगी उनके लिए सत्ता। अच्छा रजत जी, क्या लगता है लंबे समय से ये हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई और इन चीजों पे कोई चर्चा नहीं होती, क्या लगता है कि वर्तमान सरकार इन सब चीजों से पीछे हटना चाहती है, बचना चाहती है? भाई वो मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी और गरीबी, और जो इकोनॉमिकली भारत देश गर्क में जा रहा है, उसका मेन कारण ही ये है कि अगर ये उस पर टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो फिर अगर उस टॉपिक पे चर्चा की तो बाकी चीज़ों में दिक्कत हो जाएगी। उस टॉपिक पे ये चर्चा करने में आदमी का दिमाग इधर उधर घुमा देते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम है, और बेरोजगारी भारत में बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ेगी। हमारी कमाई जो 1 लाख है वो 1 लाख में खर्चा 1.5 लाख है। 50,000 रुपया हम लोग इधर से मैनेज कर रहे हैं, उधर से मैनेज कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है एक आदमी के अंदर। बड़ा जो अपर क्लास है वो और ऊपर जा रहा है, और जो मिडिल क्लास है वो लोअर क्लास की स्थिति में जा रहा है, और जो लोअर क्लास है वो खत्म होता जा रहा है, व्यापारिक तौर पे, आर्थिक तौर पे खत्म होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रचित जी, आप स्टूडियो आए
तो अभी देख रहे थे जिस तरह से राजनीति पे चर्चा हुई, तमाम विषयों पे चर्चा हुई, किस तरह से जो हमारा समाज है, महंगाई है या राजनीति का जो दौर है, इस चीज़ों पर तमाम विचार हुए। बड़ा सटीक रचित जी ने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार रचित जी। नमस्कार। नमस्कार।